गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से जो टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं हम, उसका नाम है एक्रीशन ऑफ आइस। देखिए, एक्रीशन ऑफ आइस क्या चीज है। जब विंटर होता है, ज्यादा कोल्ड होता है वेदर, तो जो वाटर होता है पॉन्ड्स के अंदर या लेक के अंदर में, वो वाटर फ्रीज होते जाता है। और फ्रीज कैसे होना स्टार्ट होता है, तो सपोज कीजिए कि ये इस तरह का एक आप ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये एक इस टाइप का ऐसे पॉन्ड है। ओके, हम जस्ट नेचुरल केस को ले रहे हैं। इसमें पॉन्ड का कोई बहुत ही रेगुलर शेप तो होगा नहीं कि रेक्टेंगुलर होगा या नीचे तक आएगा तो बिल्कुल उसी तरह का आएगा। सो दिस इज द पॉन्ड। ओके, और उसमें क्या होता है कि ऊपर में ऐसे एयर होता है, एयर फ्लो। और जो ये एयर होगा, इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। से फॉर एग्जाम्पल -20 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बहुत ही कोल्ड है। एयर का टेम्परेचर बहुत कम है, इट कुड बी माइनस। ओके, तो क्या होगा, या जीरो से नीचे होगा तभी होगा। तो सबसे पहला चीज हमको ये देखना है कि टेम्परेचर जो है एयर का वाटर के ऊपर में, ये जो है जीरो से कम है। इसको हम लोग बोलते हैं सब जीरो टेम्परेचर। ओके, जैसे आप ये पाया जाएगा तो केवल कश्मीर साइड में होगा, जहां पे बहुत ठंड पड़ता है। आपको पता होगा, झील जो होती है डल लेक, वहां पे वो जम जाता है कुछ दिनों के लिए। या बहुत सारा ऐसा ओशियंस है, ठीक है ना, सी जो है उसके ऊपर बर्फ जो है पूरा जम जाता है। तो ये बस यही वाला है कि टेम्परेचर जो होगा कोल्ड हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसके ऊपर का जो एयर होता है वो सब जीरो टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट होता है वो जीरो से नीचे का टेम्परेचर हो जाता है। और ये जो बर्फ होगा, अब ये धीरे धीरे जमना शुरू होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इस टाइप का ऐसे ये पूरा एक लेयर जमा होगा। अब देखो, एक लेयर जब जमा होगा तो ये हो गया सॉलिड, ठीक है ना। ऊपर क्या हो गया, सॉलिड आइस। अब फिर इसके नीचे वाला जो होगा वो जमना चाहिए, क्योंकि हीट अभी भी इससे फ्लो करते जाएगा, है ना। तो हीट का जो फ्लो होता है ऐसे होता है इसमें, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहां पर जो बर्फ जमना शुरू हुआ, तो वाटर का कंडक्टिविटी या बर्फ का जो कंडक्टिविटी है वो इस फैक्टर में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू हीट होके अब क्रॉस होना है। ओके, तो आप इसमें दो प्रॉब्लम देख सकते हैं। पहला चीज कि बर्फ जो फ्रीज होगा तो हीट कितना रिलीज करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि m मास का यदि आइस जमता है तो m इंटू एल, जहां की L क्या है, लैटेंट हीट ऑफ आइस। लैटेंट हीट ऑफ आइस, बर्फ जो जमती है वो कितना हीट रिलीज करेगा। तो जो हीट रिलीज करेगा वो क्या करना है भाई, तो बोला कि ये जो थिकनेस है आइस का, सपोज कीजिए इतना थिक है ना, T थिकनेस जम गया हम लोग का, या X थिकनेस है, इसको क्रॉस करते हुए बाहर जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि हम लोग जो है एक ही साथ में दो कॉन्सेप्ट को कंसिडर करेंगे। बर्फ जब बनता है पानी से, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर बोल सकते हो। आइस मतलब दोनों ले सकते हैं हम लोग। लेटेंट हीट ऑफ, आप लिख लीजिए, करेक्ट ज्यादा होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ओके, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। प्लस यहां से जो है हीट फ्लो इसके अंदर से होगा, तो आप ये भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि रेट ऑफ हीट फ्लो या टाइम जो निकालते हो, सपोज करो ये हीट रिलीज होता है तो H, कैपिटल H डिवाइडेड बाई T, हीट फ्लोन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, इक्वल्स टू होता है KA θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई L। यहाँ L के जगह में ये X है। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो ये थर्मल कंडक्टिविटी और लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग एक्रीशन ऑफ आइस को पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द फैक्टर टू फाइंड आउट, क्या चीज हमको निकालना है, तो हम ये निकालेंगे कि इन हाउ मच टाइम हाउ थिक आइस विल फ्रीज। एक्रीशन जो धीरे धीरे एक्रीशन होगा वो कितना होगा, कितने टाइम में कितनी बर्फ जम जाएगी, हमको ये पता करना है। ठीक है ना, आर यू गेटिंग द क्वेश्चन। हाउ मच आइस, हाउ मच थिक the ice layer will
बिकम इन ए गिवन टाइम टी। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि ये इरेगुलर शेप में है, दो इट हार्डली मैटर्स, ठीक है, ये बहुत ही कम मैटर करता है, हम लोग जो है सुविधा के लिए एक ऐसा कंटेनर को ले लेते हैं। सपोज कीजिए ऐसा, सोचो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग बर्फ के जमने का इन ए कंटेनर। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सपोज बाहर का टेम्परेचर है -θ°C, ये नेगेटिव टेम्परेचर है -θ, जैसे -20 वहां लिया है हमने। सपोज कीजिए इसमें यहां तक बर्फ जम गया है, ठीक है ना, ये वाला आइस हैज फ्रोजन, है ना, वाटर हैज फ्रोजन। अभी इतना फ्रोज किया फ्रिज, ये x डिस्टेंस है एंड t इक्वल्स टू टाइम है। सपोज कीजिए टाइम टेकन टू फ्रीज x थिकनेस, है ना, तो यहां तक ये जम गया है। अब क्या करना है हमको, अब फर्दर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे कि ये थोड़ा सा और जमता है। सपोज कीजिए ये जो जम रहा है, इसको जो ब्लू दिखा रहे हैं हम लोग ब्लू कलर में, इतना और आइस जमता है, इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये dx थिकनेस है ना, मतलब dx इक्वल्स टू फर्दर थिकनेस ऑफ आइस। और ये कितने टाइम में फ्रीज हुआ, तो हम लोग बोलेंगे फ्रोजन इन टाइम dt। dt टाइम में हुआ ये इतना, इसका मतलब ये हुआ कि dt टाइम में, है ना, इसका पूरा का पूरा इतना जो वाटर होगा, dx थिकनेस जो है, इतना वाटर जो होगा वो बाहर इसका हीट ऐसे निकल गया होगा। ओके, तो कितना हीट निकला होगा, तो पहले हम लिखते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ आइस फ्रोजन कितना है, ठीक है ना। देखिए वॉल्यूम ऑफ आइस फ्रोजन इन टाइम dt। तो ऊपर का जो ये एरिया है इसको हम मान लेते हैं a है अभी, है ना। कोई पॉन्ड होगा तो ऐसा होगा ना, रेक्टेंगुलर टाइप का कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला ऐसे a एरिया है, और ये ऐसे थिकनेस है इसका भी, ये वाला, इसी को आप कह रहे हैं कि dx थिकनेस है ना, दिस इज dx थिकनेस। तो वॉल्यूम ऑफ आइस फ्रोजन इन टाइम dt कितने के बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे हो जाएगा a dx, ठीक है। अब कितना मास इसके अंदर है, मास का मीनिंग अब आइस का भी मास बोल सकते हैं, वाटर का भी मास बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम हमको पता लग गया, तो हम लोग बोलेंगे मास ऑफ आइस या मास ऑफ वाटर फ्रोजन। मास दोनों का सेम ही होगा, मास थोड़ी चेंज होगा। तो 100 ग्राम पानी है, जमाएंगे तो 100 ग्राम बर्फ बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ आइस फ्रोजन या वाटर फ्रोजन इक्वल्स टू, तो लिखेंगे a इंटू dx। देखिए ये बेटा ये वॉल्यूम था, हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट इज रो, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर। ए क्या है, तो ऊपर वाला ये एरिया है बेटे, है ना, जो तालाब का सोच एरिया या कंटेनर ऐसा लिया है उसका ऊपर का एरिया, dx थिकनेस है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू dx, और जो हम लोग मास ऑफ आइस लेंगे वो हो जाएगा a dx इंटू रो, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ आइस। ओके, अब इसका मास तो आपने निकाल दिया, तो हीट कितना रिलीज हुआ इसमें वो देखना है। तो हीट रिलीज, हीट क्यों रिलीज होगा, क्योंकि वाटर जो है हीट लूज करेगा तब वो फ्रीज करेगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पे टेम्परेचर कितने के बराबर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस फ्रीजिंग होते जाएगा तो 0 टेम्परेचर होता जाएगा नीचे की तरफ। क्लियर। तो हीट रिलीज्ड
बाय आइस फ्रॉम दिस लेयर, है ना, फ्रॉम लेयर ऑफ थिकनेस dx। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हीट होगा उसको हम लोग लिख देते हैं कि ये dh है। सो dh का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई ये फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा एच बराबर एम इंटू एल होता था, तो मास का वैल्यू ये वाला है, इसको डीएम आप लिख सकते हो। तो आप बोलोगे कि ये डीएम इंटू लैटेंट हीट ऑफ आइस, और ये कितने के बराबर होता है, वी नीड टू जस्ट रिकॉल इट, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ये, है ना, केजी और इसमें भी बदल सकते हैं, बट 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये हो जाएगा ए dx रो इंटू एल। तो देखो इतना हीट रिलीज हो जाएगा, और ये कितने देर में फ्रीज हुआ है, dt टाइम में, ठीक है ना, ये dt टाइम में फ्रीज हुआ है हम लोग का। अब बात आता है कि ये dt टाइम में इतना हीट निकल के बाहर चला जाए, यहां से यहां चला जाए, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस। तो थर्मल कंडक्टिविटी इसका मान लेंगे कि k है, सपोज कीजिए k इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, ओके। और dh हीट ये dt टाइम में रिलीज किया है, तो हीट करंट कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हीट करंट का वैल्यू होगा dh बाई dt, ओके। देखिए dh बाई dt क्या होगा, हीट करंट दैट फ्लोज थ्रू द लेयर ऑफ आइस विच हैज बीन फॉर्म्ड, एंड इसका वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे के ए, देखिए क्या होता था, θ1 माइनस θ2। तो अभी ये हाई टेम्परेचर पे है और बाहर में लो टेम्परेचर, ठंडी हवा चल रही है ऊपर में, वेदर बहुत कोल्ड है, तो हम लोग थीटा 0 डिग्री सेल्सियस जो आप यहाँ लिखे हैं 0 माइनस माइनस थीटा करेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस माइनस थीटा, ओके, डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम लोग, x कर देंगे। देखिए ये फॉर्मूला को ठीक से समझना है, इतना लेयर जब बर्फ बनेगा तो उसका वॉल्यूम इतना है, उसका मास ये वाला हो जाएगा, और मास के साथ लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर मिलाएंगे तो इतना हीट रिलीज होगा। इतना हीट हम बोल रहे हैं कि इसको जमने में जो टाइम लगा होगा वो dt टाइम लगा, तो इसका मतलब dt टाइम में इतना हीट बाहर निकल जाएगा। तो हमने लिखा कि हीट करंट जो इधर से ऊपर की तरफ जा रहा होगा आइस को क्रॉस करते हुए हीट बाहर एनवायरनमेंट में, वो होगा dh बाई dt, और dh बाई dt का वैल्यू कितना होगा, तो ये फॉर्मूला देखो अप्लाई कर रहे हैं, h बाई टी इक्वल्स टू के ए θ1 माइनस θ2 बाई एल। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये हो जाएगा के ए 0 माइनस माइनस थीटा, इसका मतलब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये रहेगा के ए थीटा बाई एक्स, और dh का वैल्यू कितना है, तो dh का वैल्यू है a dx रो l, यहां लिखेंगे a रो l dx बाई dt, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है इसमें, तो हम लोग यहां पे dx x वाले को एक तरफ करेंगे, बाकी क्वांटिटीज को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं ऐसे कि x dx जो होगा इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा k, और आप देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एरिया हार्डली मैटर्स। यदि हीट का फ्लो ऊपर की तरफ होगा, जैसे इस एग्जांपल में भी ले लो कि ये तालाब है, इसका एरिया अभी आपने लिया है कि a है, तो जब इससे हीट निकलेगा तो क्या होगा, लोएस्ट जो पाथ है हीट लूज करने का उसमें चला जाएगा, तो इसी के ऊपर का ना एरिया लेंगे केवल हम लोग, जब ये एरिया का लेयर जो हो, एरिया ऑफ द लेयर ए के बराबर है। सो एरिया एक्चुअली डजंट मैटर, दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो आपने लिखा x dx इक्वल्स टू हाउ मच, ये देखो आप रो इंटू एल को इधर डिवाइड कर दोगे, dt से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो ये हो जाएगा k थीटा बाई रो एल इंटू dt। देखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गया, क्या इंफॉर्मेशन आया भाई, कि यदि हम x डिस्टेंस पे नीचे जाके फर्दर dx थिकनेस का लेयर जमने का बात सोच रहे हैं, जस्ट ट्राई टू इमेजिन,
धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है, एक्स डिस्टेंस तक जम गया था, टी टाइम लगा था इतने में, टी वाज द टाइम। लिखे अभी टी इज द टाइम टेकन टू फ्रीज एक्स थिकनेस ऑफ आइस। इसके बाद फर्दर dx थिकनेस को जमने में dt टाइम लगता है, तो बोला कि इस dt का जो वैल्यू आएगा वो dx के साथ ऐसे रिलेटेड होगा, x dx इक्वल्स टू k थीटा बाय रो एल इंटू dt बराबर होगा x dx। क्लियर है? अब देखो इससे भी कंक्लूजन निकाल सकते हो आप क्या, यदि x का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो dt का वैल्यू भी बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट्स है, k इंटू थीटा बाय रो इंटू एल। मतलब बहुत नीचे जाएंगे यदि तो उतना ही आइस dx जमने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो हीट बाहर निकलेगा उसको निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, इजंट इट? जो हीट बाहर निकलेगा उसको ज्यादा थिकनेस को क्रॉस करना पड़ेगा। सो फ्रीजिंग ऑफ आइस और एक्रीशन ऑफ आइस विल बिकम मोर डिफिकल्ट, इट विल टेक मोर टाइम। ओके, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होते जाएगा। यहां फास्ट जमेगा, लेकिन जब यहां आएगा तो बहुत कम जमेगा, इजंट इट? तो आपने पहले क्या निकाला, x dx बराबर होगा k थीटा रो l dt। ओके, अब आपको टाइम निकालना है, तो क्या करोगे भाई कि पूरा यहां से यहां तक आने में t टाइम कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना। सोचो कि dt 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 सब में टाइम लगा होगा, सबको जोड़ना ही पड़ेगा ना, तो आप इस तरफ को इंटीग्रेट कर दीजिए, dt इंटीग्रेट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना? तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में विल इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो लेट अस इंटीग्रेट। ये हम लोग का एक इक्वेशन बना इंटीग्रेटिंग। ठीक है, ध्यान देंगे, इंटीग्रेटिंग। इधर का जो इंटीग्रेशन होगा dx का इंटीग्रल, इसको लिखेंगे 0 से x तक। हम यहां तक का पता करना चाहते हैं कि 0 से x तक में कितना टाइम लगा है निकालने के लिए। ओके, तो 0 से x तक हम इंटीग्रेट करते हैं, और ये टाइम फिर क्या लगेगा इधर, तो 0 से t तक, तो मतलब k थीटा बाई रो एल इंटू डी टी। और चूंकि ये कॉन्स्टेंट्स है इसलिए इसको छोड़ देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन में नहीं डालेंगे, 0 से लेकर t तक हो जाएगा। x dx का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, तो x का पावर 1 dx है ना, मतलब x का पावर n dx आप फॉर्मूला लगा दोगे, x का पावर n dx का इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल हो गया, x का पावर यहाँ 1 है, इसलिए ये x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। आप करके इसको चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। और इसमें लिमिट्स हम लोग डालेंगे 0 से लेके x तक, और इधर का जो लिमिट होगा वो हो जाएगा रो एल कैपिटल। ठीक है, लेटेंट हीट है ये वाला, ये केवल t आएगा 0 से लेकर t तक, 0 टू t। तो एक बार इसमें x डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, माइनस करना होता है, तो ये इतना ही आ जाएगा। इनफैक्ट एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू k थीटा रो एल नीचे में इंटू टी। सो t का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, तो या x का वैल्यू टाइम में निकालेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए t या x इक्वल टू रूट टी में आएगा, या t का वैल्यू एक्स स्क्वायर में, या आप लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसी को यदि हम लोग फर्दर लिखें थोड़ा सा, तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 2k इंटू थीटा बाई रो इंटू एल इंटू टी। तो देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आप टी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं, या स्क्वायर रूट करेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, अब देखो इसमें कैलकुलेशन किया जाए, कैसे स्लो होगा, नीचे आने पे कैसे स्लो होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको समझने के लिए कि कैसे हुआ। हमने माना कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लेयर जो है वो a के बराबर है, थिकनेस इसका dx है, ये x डेप्थ पे है, यहां से यहां तक t टाइम में आ चुका था, यहां से यहां थोड़ा सा जमने में dt टाइम लगा था, ये स्मॉल। इतना जो आइस जमेगा, इस तरह का जो लेयर, इसका वॉल्यूम होगा a इंटू डी एक्स। मास ऑफ आइस क्या होगा, तो a dx इंटू रो। रो का मतलब है
डेंसिटी ऑफ आइस। ये हीट कितना रिलीज करेगा, तो चूंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, क्योंकि यहां तक बर्फ जम गया तो इसके कांटेक्ट में जब ये आएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से आइस में बदलेगा, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये जो हीट रिलीज करेगा वो हो जाएगा DH बराबर dm इंटू एल। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H बराबर m इंटू एल। सो दिस इज इक्वल टू A इंटू dx इंटू रो इंटू एल। इतना हीट जो है ये बाहर निकलेगा कितने टाइम में, तो dt टाइम में। तो हीट करंट जो इस x डिस्टेंस को क्रॉस करके बाहर जाएगा, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट dH, उस हीट करंट को क्या लिखेंगे, dH बाई dt। और dH बाई dt के लिए क्या फॉर्मूला है, तो Ka θ1 माइनस θ2 बाई L। यहां पे हो जाएगा Ka 0 माइनस माइनस थीटा, बिकॉज टेम्परेचर अबोव द सरफेस ऑफ वाटर इज माइनस थीटा। फिर इसको डिराइव किया हमने, इसमें dx का जो वैल्यू आया वो इस तरह से आ गया कि x dx का वैल्यू इतना है। फिर इंटीग्रेशन किया इसका, जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमको ये दो रिजल्ट मिला है, ठीक है। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें एरिया ऑफ द वाटर का मतलब नहीं, केवल थिकनेस पे बात होगी, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, तो यही तालाब ले लेते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे थे इनिशियली। सपोज कीजिए ये शुरुआत का जो है ये 1 सेंटीमीटर है, x का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर जमने के लिए इसको टाइम लगता है 30 मिनट। अब आपसे एक सवाल करते हैं कि फर्दर जो होगा 1 सेंटीमीटर और जमाना है, ओके। फर्दर 1 सेंटीमीटर का थिकनेस, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। ये वाला देखो ब्लू कलर से इसको बना रहे हैं कि फर्दर जो है इस तरीके से, फिर 1 सेंटीमीटर और जमाना है। तो इसमें इसका जो टाइम लगा था डेल्टा टी बराबर 30 मिनट, इसका जो डेल्टा टी होगा ये कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। ये हमको निकालना है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, यहां से यहां तक यदि डेल्टा टी या टी टाइम लगा है तो अब इसको तो आप डबल कर दिए ना, x का वैल्यू आपने डबल कर दिया, ठीक है। तो आप इस रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो देखो यहां लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के थीटा बाई रो इंटू एल। इंटू में टी का वैल्यू कितना है पहला, 30 मिनट, तो ये 30 मिनट इधर लिख दिया हमने। अब आपने इसको 4 कर दिया बेटे, ये वाला वैल्यू आप निकाल दिए हैं, ये की क्वेश्चन 1 है ये। अब आपने लिखा कि ये पूरा के लिए सपोज कीजिए टाइम लगता है से टी, तब आप लिखेंगे कि 1 नहीं अब 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 2 के थीटा बाई रो इंटू एल। और टाइम टोटल टी मान लेते हैं, क्या निकाला गया, 1 सेंटीमीटर के लिए 30 मिनट्स, पूरा ये 2 सेंटीमीटर के लिए टाइम ले लिए टी। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आएगा बोलिए, 1/4 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई टी, ठीक है ना। दिस गिव्स अस टी इक्वल्स टू 120 मिनट। ये पूरा जो फ्रीज करना होगा इसमें 120 मिनट लगा, तो ये डेल्टा टी कितना होगा, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट 1 सेंटीमीटर 30 मिनट, और पूरा यदि 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो बोला स्क्वायर में वेरी करेगा, 1 से 2 करिएगा, थिकनेस को डबल कीजिएगा तो टाइम 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। टाइम कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जब 4 गुना टाइम बढ़ जाएगा तो मतलब 120 मिनट लगेगा। तो ये डेल्टा टी जब निकालना होगा बेटे कि अगला 1 सेंटीमीटर जमने में कितना टाइम लगा, तो 120 माइनस 30 करके निकालेंगे तो ये 90 मिनट लगेगा। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस नाउ।
देखिए क्या हुआ, पहला 1 सेंटीमीटर जमने में समय लगा इसका, सपोज कीजिए इसको नाम देते हैं डेल्टा T1, 30 मिनट, ठीक है ना। अगला 1 सेंटीमीटर जमने में कितना टाइम लगा, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें डेल्टा T2 टाइम लगा, दिस शुड बी इक्वल टू कितना, 90 मिनट। यदि आपसे कोई बोले ना कि अगला 1 सेंटीमीटर, तो बोलेंगे और ज्यादा टाइम लगेगा, जितना नीचे जाएगा बर्फ को जमने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो कितना लगेगा, तो डिस्टेंस को कितना कर रहे हैं आप, 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो टाइम कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब कि पहला जो टाइम आप ले रहे थे 30 मिनट, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 इंटू 30 करेंगे 270 हो जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ेगा मतलब 270। और यहां तक पहुंचने में कितना टाइम कैलकुलेट हुआ था 2 सेंटीमीटर में, 120, तो 270 माइनस 120 कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 मिनट। तो अगला में जो इस लेयर के लिए जो निकालेंगे डेल्टा T3, वो 150 मिनट होगा, 150 मिनट, एंड सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम नाउ। पहला डेल्टा T1 बराबर 30, डेल्टा T2 बराबर 90, तो टाइम देखो बढ़ते जा रहा है, और कितने का गैप हो रहा है जी, तो यहां देखो 60 का गैप है, फिर 60 का गैप, यानी 1 घंटा ज्यादा लगेगा हर 1 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। इसके आगे निकालना होगा 4 टाइम, तो क्या करोगे, बोला 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि 4 सेंटीमीटर का लेयर कंसिडर करोगे तो 4 टाइम लगेगा, मतलब 4 टाइम्स नहीं, 4 का स्क्वायर में, x का स्क्वायर है देखो, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 30, मतलब ये हो जाएगा 16 इंटू 30। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 480, ठीक है। 480 यदि आ गया, आपने तो निकाला था कि 270 लगता था यहां तक पहुंचने में, 3 सेंटीमीटर में 270 मिनट लगता था, तो इसको माइनस कर दो, 480 माइनस 270 करोगे तो कितना आएगा, 210। तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर का फिर लेयर ले लिया, तो बोला कि इसको जमने में अब डेल्टा T4 टाइम लगेगा, एंड डेल्टा T4 का वैल्यू कितना हो गया, 210 मिनट। तो फिर देखो इसमें 60 मिनट और ऐड हो गए, मैंने पहला जितना जमा, अगला 1 सेंटीमीटर में 1 घंटा ज्यादा लगेगा, उसका अगला 1 सेंटीमीटर जमना है तो और 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा पीछे वाले से, ठीक है ना। तो इसका मतलब बहुत स्लोली जमेगा, इसीलिए नीचे पहुंचते पहुंचते जो रेट ऑफ फ्रीजिंग है वो इतना कम हो जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, मछलियां हैं या उसमें वो बच जाती हैं, क्योंकि फ्रीजिंग हो ही नहीं पाता नीचे में जाके। जितना ज्यादा नीचे जानेंगे धीरे धीरे बर्फ जमती है, तब तक पता चलता है वेदर ठीक हो गया 3 दिन 4 दिन 5 दिन में, क्योंकि अब देखो ना 6-6 घंटा 8-8 घंटा लगेगा। यदि 1 मीटर गहरा तालाब है, जमने के लिए निकालोगे ना तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज एक्रीशन ऑफ आइस। एक्रीशन ऑफ आइस में आपको ध्यान रखना है द फाइनल रिजल्ट्स दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। यदि एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना होगा तो ये है, बट यूजुअली आता है कि दिया रहेगा कि क्योंकि के, रो, एल, थीटा ये सब अलग हैंडल करने का जरूरत नहीं है। फाइनली क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस, ठीक है, कि इफ 1 सेंटीमीटर फ्रीजेज इन दिस टाइम, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर कितना होगा, ठीक है ना, या इतना डेप्थ तक कब पहुंचेगा, 4 सेंटीमीटर तक कब पहुंचेगा। सो आई बिलीव बोथ ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस एग्जांपल, ठीक है ना। ये सारा दोनों को आप देख लीजिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t होता है, x प्रोपोर्शनल टू √2 होता है, ऐसा निकाल सकते हैं। यदि टाइम दिया रहे तो टाइम के बेसिस पे भी आप निकाल, जैसे पूछा जाए कि 2 घंटे में इतना जमा है, 4 घंटे में कितना जमा